जवाहर सिंह जी, एक मकसद है भजनलाल सरकार का कि जो लोग आपके पास आए उनकी फरियाद सुनी जाए, उनकी मौके पर समस्या का निस्तारण किया जाए। मैं लगातार देखता हूँ आपके पास सुबह से इस तरह का तांता लगता है, तो किस तरह की लोग समस्या लेकर आ रहे हैं और कैसे आप समाधान कर रहे हैं? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मैं ही नहीं सारे निर्देश दिए हैं कि जयपुर में जब वो रहें तो नियमित रूप से जन सुनवाई करें, जनता की बात सुने और उनका समुचित और न्यायोचित जो समाधान है वो उनका किया जाना चाहिए। अब मेरे यहाँ तो आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से अब शायद समय हो गया 10 बज गए, 3 घंटे से लगातार लोगों को सुन भी रहा हूं। ज्यादा कोई गंभीर समस्याएं नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं हैं। यदि इनका निस्तारण और इनकी जन सुनवाई नीचे के स्तर पर यानी कि एसडीएम और जिला कलेक्टर स्तर पर इसकी सुनवाई हो जाए और न्यायोचित समाधान हो जाए तो मैं समझ सकता हूं शायद जयपुर तक लोगों को नहीं आना पड़े। हमने प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए कि वो रात्रि चौपाल करें, लोगों की जन सुनवाई करें और उनका समाधान करें। लोगों का एक सोच है कि भाई जवाहर के यहाँ जाएंगे हमारी समस्या का समाधान होगा। मेरे पूरे राजस्थान भर से लोग आते हैं और ईश्वर की कृपा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है कि मैं कोशिश करता हूं जो पीड़ित, कोई दुखी, कोई अपनी बात लेकर के आया तो उसका समाधान हो और होता भी है। हमारा ध्येय है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह होकर के सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाएं और आम जनता को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें और उनकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं उनका समाधान करें। अभी आप दौरे पर थे जवाहर सिंह जी, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। अभी सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपील भी की है प्रदेशवासियों से कि आप जल बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें। और ये जो अभियान है, करीब 1.5 लाख गतिविधियां इसमें हुई हैं, करोड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया। आप भी कई जिलों के दौरे पर गए, किस तरह का रुझान जनता का इस अभियान को लेकर मिल रहा है और क्या असर रहेगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान का नाम दिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, मैं समझ सकता हूं कि आज से 30 साल 35 साल पूर्व के आप परिवेश में जाएंगे तो हम जब गांव में छोटे छोटे थे तो गर्मी के मौसम में तालाब, पोखरें जब सूख जाती थी तो आम आदमी उस पोखर की खुदाई के लिए लगता था। महिलाएं, पुरुष, गाड़ी, अपने बुग्गी, ट्रैक्टर, जिस पे जो था उसके माध्यम से उन तालाब, पोखरों की सफाई करने का काम करता था। बीच में एक दौर आया कि सरकारें उसके लिए सहयोग करने लगी और सरकार के ऊपर आधारित हो गए और फिर एक दौर ऐसा चला कि लोगों ने पानी के आवक के रास्ते और जलाशय इन पर अतिक्रमण की बाढ़ आ गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो पुरानी सोच है लोगों की सहभागिता की, उसको दुनिया के जहन में लाने के लिए एक व्यापक रूप में एक अभियान की शुरुआत करने का आह्वान किया। और मैं देख सकता हूं कि मैं जब बाड़मेर था, बालोतरा था, उसके बाद धौलपुर गया, भरतपुर गया, राजस्थान के उस कोने से और उस कोने तक लोगों में जागरूकता आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अभियान की लोग सराहना भी कर रहे हैं। कारण यह है कि जल का संकट हर जगह बढ़ा है और जल का जब संकट बढ़ा है तो हर व्यक्ति ये जानता है कि जीव के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है, हमारी वनस्पति के लिए भी पानी की आवश्यकता है। पर्यावरण का संरक्षण रहे तो पानी और पौधे दोनों की प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता को देखते हुए आम आदमी के सोच में परिवर्तन आया है कि हमको बरसात का जो पानी है उसकी एक एक बूंद को संरक्षित करके हमारे टांके में, हमारी पोखर में, हमारे तालाब में, हमारी झील में उसको संरक्षित करना चाहिए। कहीं सिल्टेड हो गए तो उनकी मिट्टी निकालने का काम करना चाहिए, कहीं अतिक्रमण है तो उनको हटाने का काम करना चाहिए, कहीं गंदगी है तो उसको सफाई करने का काम करना चाहिए। तो जगह जगह प्रशासन और आमजन मिलकर के इस अभियान में लगे। मैं भी अपील करना चाहूंगा आमजन से कि जनहित के कार्य हैं और हमारे स्वयं के लिए हम कर रहे हैं। आप देखते हैं लोग पुण्य कमाने के लिए कोई प्याऊ लगाता है,
कोई बावड़ी खुदवाता था, कोई कुएं बनवाता था, वो पुण्य कमाने का ये अवसर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हम सब लोग एकजुट हों, लगे अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने शहर में, कहीं भी जो जलाशय हैं, जल के साधन हैं, पुराने हैं और नए भी बनाने पड़े तो उनको भी बनाने के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़े। जनता पूरा सहयोग भी कर रही है और आत्मसात करके आगे बढ़ रही है। मैं समझ सकता हूं कि पिछले समय में जिस तरह से बरसात हुई, पानी की भी आवक हुई, हमारी पूर्ति हुई, किसानों के चेहरे खिले, अब की बार भी ऐसा लग रहा है कि भारी मात्रा में बरसात होगी और उस पानी के संरक्षण का हम सब लोग काम करेंगे। दो घटना को जिक्र जरूर करना चाहूंगा। कल एक बड़ी घटना हुई, ट्रंप की और मोदी की वार्तालाप हुई और उसमें जो लगातार विपक्ष आप पर हमले बोल रहा था कि ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर हो गया। कल ये तस्वीर साफ हो गई कि ये केवल भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता था और मोदी ने कल ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, जारी है और हमने किसी की मध्यस्थता को स्वीकार न किया है, न करेंगे। कांग्रेस के लोगों के पास कुछ रहा नहीं है, जनता को भ्रमित करने के अलावा उनके बयानों में कोई दम नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब बागडोर संभाली तब से लेकर के अब तक राष्ट्र हित के जितने भी निर्णय हैं उन निर्णयों को करके भारत विश्वगुरु कैसे बने, भारत का परचम दुनिया भर में उसका झंडा कैसे पुजे, उसके लिए रात दिन काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं धारा 370 और 35A पर भी यही बात कही थी कि भाई ये कैसे हट सकती है, उसको हटाने का काम किया। जब पुलवामा में हमला हुआ था तो उस समय पूरे देश की एक भावना थी कि भाई 40 के बदले 400, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 40 के बदले 400 भी हुआ, उरी भी हुआ। और उसके बाद अब जब पहलगांव में हमारे निर्दोष साथियों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा और पूरे देश में एक भावना फिर पैदा हुई कि आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम करना चाहिए, तो मैं तो देश की सेनाओं का आभार व्यक्त करूंगा और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया, सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान में अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को जो खत्म करने का काम किया। और पाकिस्तान की सरकार ने जब आतंकवादियों का समर्थन किया तो उनके ठिकानों पर भी हमारी सेनाओं ने हमला किया और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पूरी दुनिया में गिड़गिड़ाया। और गिड़गिड़ाने के बाद जब उसने अपनी बात भारत के समक्ष रखी तो ये धर्म बनता है कि कोई व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है तो एक मौका देख के उसको देखना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, कोई व्यक्ति फिर यदि हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ट्रंप साहब पता नहीं सुबह क्या कहते हैं, रात को क्या कहते हैं। उन्होंने पहले कहा था मैंने हस्तक्षेप किया, फिर ट्वीट किया मैंने नहीं किया, फिर कहा मैंने किया। अब माननीय मोदी जी को निमंत्रण दे रहे थे तो माननीय मोदी जी दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व हैं, वो भारत का सपूत है। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है निश्चित रूप से वो शानदार निर्णय, और बात किसी को करनी है तो भारत आ जाएगा, बात कर लेंगे। आपने एक आदेश और निकाला है जवाहर सिंह जी, अब जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, यहाँ भी आम लोग बैठे हैं, इनको भी कई बार दिक्कत आती थी। आप एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो उर्दू में लिखते थे लंबी चौड़ी पूरी दास्तान, लोगों के समझ में नहीं आता था। तो आपने उर्दू और फारसी को बैन कर दिया, अब हिंदी में ही एफआईआर दर्ज होगी, हिंदी में ही तमाम काम संपादित किए जाएंगे पुलिस विभाग के। देखिए, मैंने दूसरी बार ये पत्र लिखा कि पुलिस की जो कार्यविधि है, हमारे अनुसंधान है, पत्रावलियां हैं, पत्र व्यवहार है, उसमें अधिकतर उर्दू और फारसी के शब्दों का उपयोग किया जाता है। चूंकि आजादी से पहले तक भारत में उर्दू का प्रचलन था, आम भाषा में बोलचाल का भी था, स्कूलों में भी उसको पढ़ाया जाता था। उसके बाद मैं समझ सकता हूं कि कोई तृतीय भाषा के रूप में भी उर्दू को पसंद नहीं करता। 95-96 क्या 99% लोग ऐसे हैं जो उर्दू तृतीय भाषा के रूप में भी नहीं लेते हैं। तो जो हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन है, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, आरपीएस हैं, आईपीएस हैं, या हमारे जो एएसआई बनते हैं, हेड कांस्टेबल बनते हैं, उनको दिक्कत आती है उर्दू भाषा के शब्दों के अर्थ को निकालने में। तो मैं जब राजस्थान के दौरे पर निकला, मैंने 28 जिले करीब कर लिए हैं, 28 जिलों के पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई तो वहाँ ये बात आई थी। हमारे तफ्तीश करने वाले लोगों ने कहा था कि साहब इसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो मेरे भी स्वयं के दिमाग में आया कोई नई चीज होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इस विषय पर चर्चा भी की, उनका सकारात्मक रुख था। तो मैंने एक डीजी को पत्र लिखा है कि ऐसे शब्दों का चिन्हीकरण करें जो उर्दू के हैं और फारसी के हैं, जिनका उपयोग हमारी तफ्तीश में, पत्र व्यवहार में, पत्रावलियों में
अब आप देखिए, फर्द है काम, तकमील, ये कोई शब्द है? फर्द है काम नहीं समझते होंगे बहुत से लोग क्या है क्या नहीं है। मैंने उदाहरण के तौर पर ये कहा है, बाकी तो सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जिनका उपयोग किया जाता रहा है। तो डीजी पुलिस ने भी नीचे निर्देशित किया, उनका चिन्हीकरण करके एक मसौदा तैयार करके हम सक्षम स्तर पर बात को रखेंगे। और मेरा प्रयास है कि पुलिस के कार्यविधि संचालन और उनके पत्र, परिपत्र, अनुसंधान पत्रावलियों में उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग है वो बंद होकर के शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। जी, एक तो कांग्रेस जो अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, अब आपके संगठन के अनुरूप खड़ा कर रही है। कल डोटासरा ने मीटिंग ली है और उनका मकसद है कि अब पूरी तरह से ब्लॉक लेवल पर संगठन को खड़ा किया जाए। और एक तस्वीर से बेहद उत्साहित है, मैं आपका ध्यान इधर चाहूंगा। गहलोत और पायलट की मुलाकात हुई तो बड़ी उत्साहित है कांग्रेस कि उनको इसी का खतरा था, दोनों नेता साथ नहीं चल रहे हैं, अब दोनों नेता साथ चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस मुलाकात के क्या मायने निकलेंगे? आने वाले चुनाव में आपको चुनाव भी फेस करना है, पंचायत राज का चुनाव भी है। मैं उस पर देख रहा था टेलीविजन पर कि माननीय डोटासरा जी ने 17 ब्लॉक अध्यक्षों को निलंबित कर दिया। जो ब्लॉक अध्यक्ष ही उनको प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है, तो उनको एक बार चिंतन करना चाहिए। माननीय डोटासरा जी जिस तरह बोल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की कहीं न कहीं बात चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष शायद किसी ऐसी के व्यक्ति को लोग कहते हैं कि टीकाराम जूली का नाम चल रहा है, तो उससे उनको एक दबाव सा महसूस कर रहे हैं और लगातार वो कोई न कोई जोश में आकर के ऐसा निर्णय कर देते हैं कि कांग्रेस के लोग ही उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और माननीय डोटासरा जी के बारे में जो माननीय अशोक गहलोत जी ने जो शब्द कहे, मैं तो अचंभित हूँ। डोटासरा जी को अशोक गहलोत जी पहले नेता ही नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि तो माने सर के कांड की पैदाइश है। तो डोटासरा जी स्वयं उस पर बयान दें कि आखिर आपको आपके राष्ट्रीय नेता ही मानने को तैयार नहीं है और एक इंसिडेंटली नेता कहने के लिए कह रहे हैं। तो मुझे तो खुद को बुरा लगा, डोटासरा जी को लगा या नहीं लगा उनको पता। तस्वीर में नहीं बोले आप, तस्वीर पर पहले गहलोत की तस्वीर में चर्चा है। बड़े नेता हैं, आपस में मिलते रहते हैं, मिलना चाहिए उनको। ये अंतिम सांस अपनी गिन रही है। अब कांग्रेस पार्टी जब अंतिम सांस गिन रही है तो हमारी सरकार को कोसने के अलावा उनके पास कोई बचा नहीं है। अब उस अंतिम सांस में आपको पता होगा, जब किसी परिवार में गमी या आपत्ति आती है तो बड़े लोग एक बार चर्चा करते हैं आपस में। तो ये जीरो के स्कोर की ओर जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, तो उस चुनाव में दिल्ली के में जीरो पर गए। राजस्थान में भी जीरो के स्कोर की ओर जाने का इनका भय सता रहा है, इसलिए कुछ न कुछ चर्चा कर रहे होंगे। ये थे जवाहर सिंह बेडम, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की और उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।